ठीक है, अब हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। सुनने में ये टॉपिक थोड़ा मतलब सूखा और टेक्निकल लग सकता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी ECB, पर असल में ये सिर्फ कुछ नियमों का सेट नहीं है। ये एक कहानी है, कहानी कि कैसे भारत ने धीरे धीरे दुनिया के लिए अपने आर्थिक दरवाजे खोले, पहले थोड़ी सावधानी से, फिर और हिम्मत से, और आखिर में कुछ बहुत ही क्या कहते हैं, इनोवेटिव कदमों के साथ। बिल्कुल सही कहा। ECB को अगर एकदम सिंपल भाषा में समझें तो ये इंडियन कंपनियों के लिए विदेश से डॉलर, यूरो, येन जैसी करेंसी में लोन उठाने का एक ऑफिशियल रास्ता है। अच्छा। जैसे हम और आप होम लोन के लिए इंडियन बैंक्स के पास जाते हैं, हाँ। वैसे ही बड़ी कंपनियां अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी लेंडर्स के पास जाती हैं। और इसके लिए सरकार ने 2 मेन रास्ते बनाए हुए हैं ना। हाँ। एक ऑटोमेटिक रूट। हाँ, और दूसरा अप्रूवल रूट। हाँ, अप्रूवल रूट। मुझे यह हमेशा ट्रैफिक सिग्नल जैसा लगता है। ऑटोमेटिक रूट मतलब ग्रीन लाइट। हाँ, सही है। अगर आप सारे नियम कानून फॉलो कर रहे हैं तो सीधे निकल जाइए, बस RBI को इन्फॉर्म कर दीजिए। एग्जैक्टली। और अप्रूवल रूट मतलब कह लीजिए येलो या रेड लाइट। यहाँ आपको रुककर RBI से बाकायदा परमिशन लेनी होगी। RBI आपके केस को पूरी तरह से जांचेगा, देखेगा कि आप पैसा क्यों ले रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, और फिर तय करेगा कि इजाजत देनी है या नहीं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 2011-12 के आसपास ये दुनिया दिखती कैसी थी। मैं जब इन पुराने नियमों को देख रही थी तो एक बात ने मेरा ध्यान खींचा जो मुझे काफी हैरान करने वाली लगी। क्या? इसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs का भी जिक्र है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल है, पर यहाँ अमीर इंडियन नागरिकों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने की इजाजत थी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और स्ट्रैटेजिक मूव था। सरकार का सोचना था कि देश में बड़े बड़े हाईवे, पोर्ट्स और पावर प्लांट बनाने के लिए सिर्फ विदेशी कंपनियों या फंड्स पर क्यों निर्भर रहना। सही बात है। हमारे देश में भी तो इतना पैसा है, तो क्यों ना देश के ही अमीर लोगों को इस काम में भागीदार बनाया जाए। सोचिए, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बड़ा एक्टर है जिसके पास करोड़ों की सरप्लस वेल्थ है। वो अब विदेशी करेंसी के जरिए एक रेगुलेटेड चैनल से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकता था। इट इज अबाउट टैपिंग इनटू डोमेस्टिक वेल्थ फॉर नेशनल डेवलपमेंट। मतलब घर का पैसा ही घुमा फिराकर देश के काम आ रहा था। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है इंडियन फाइनेंशियल कंपनीज यानी IFCs का। उन्हें भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसा उठाने के लिए एक एलिजिबल इश्यूअर माना गया। ये कैसे अलग था? यहाँ पर जो की फ्रेज है वो है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, एक सड़क या एक एयरपोर्ट बनाने में सालों लगते हैं और उससे पैसा वापस आने में दशकों। हाँ, ये तो है। इसके लिए आपको ऐसा लोन चाहिए जो 15-20 साल लंबा हो। IFCs की यही खासियत थी। वो विदेश से FIIs के जरिए ये लंबा पैसा उठाती थी और फिर उसे इंडिया में अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लोन पर देती थी। तो ये एक तरह से एक पुल का काम कर रही थी, विदेशी पैसे और इंडियन जरूरत के बीच। बिल्कुल, एक बहुत जरूरी पुल। ठीक है, तो पैसा देश में लाने का रास्ता बन रहा था। लेकिन सोर्स में एक और बड़ी मजेदार बात लिखी है कि कंपनियां विदेश से लोन लेकर अपना पुराना इंडियन बैंकों से लिया हुआ रुपए वाला लोन भी चुका सकती थी। हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि मैंने एक दोस्त से 10% ब्याज पे पैसे लिए। हाँ। और फिर दूसरे दोस्त से 5% पर उधार लेकर पहले वाले का कर्ज चुका दिया। बिल्कुल, यही इसे रीफाइनेंसिंग कहते हैं। लेकिन यहां सरकार ने एक बहुत स्मार्ट शर्त लगा दी थी। अच्छा, क्या शर्त? शर्त ये थी कि आप जो भी विदेशी लोन लाएंगे उसका सिर्फ 25% ही पुराना लोन चुकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ, बाकी का 75% आपको देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही लगाना होगा। अच्छा, ये तो जबरदस्त ट्विस्ट है। मतलब सरकार कह रही थी कि ठीक है, आप अपनी बैलेंस शीट सुधारो, अपना महंगा लोन सस्ते लोन से बदलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। पर ये विदेशी पैसा सिर्फ पुराने कर्ज चुकाने की अकाउंटिंग एंट्री बनकर न रह जाए। एग्जैक्टली। देश में कुछ नया काम भी देखना चाहिए, कोई नई सड़क, कोई नया प्लांट बनना चाहिए। और यही पॉलिसी का कोर आइडिया था, टू इंश्योर दैट दिस इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल ट्रांसलेट्स इनटू टैंजिबल एसेट क्रिएशन ऑन द ग्राउंड। तो आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ भी सुधारो और साथ में देश में और कंस्ट्रक्शन भी करो। ठीक है, तो पैसा आ गया, नए प्रोजेक्ट में लगाने की शर्त भी लग गई। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें, जो कैपिटल गुड्स बाहर से आते हैं, उनका क्या उनके फाइनेंसिंग के लिए भी कोई सुविधा थी? बिल्कुल,
ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जिसे एड्रेस किया गया। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कोई हिस्सा बना रही है। उसे जर्मनी से 100 करोड़ की एक हाईटेक टनल बोरिंग मशीन खरीदनी है। अब जर्मन सप्लायर ने उसे 2 साल का क्रेडिट दे दिया कि ठीक है, 2 साल में पैसे चुका देना। ओके। अब उस 100 करोड़ की उधारी को चुकाने के लिए ये इंडियन कंपनी 5 या 7 साल का एक सस्ता विदेशी ईसीबी लोन ले सकती थी। इससे उसके वर्किंग कैपिटल पर एकदम से प्रेशर नहीं आता। और एक और चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो है इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। हाँ, मतलब प्रोजेक्ट अभी बन ही रहा है, कमाई शुरू नहीं हुई, लेकिन लोन पे मीटर तो चालू हो गया है। उस ब्याज को भरने के लिए भी ईसीबी मिल सकता था। हाँ, और ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक लाइफलाइन जैसा था। सोचिए कोई 5,000 करोड़ का न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है जिसे बनने में 7-8 साल लगेंगे। बाप रे। इन 8 सालों में तो कोई कमाई नहीं होगी, लेकिन हर महीने करोड़ों का ब्याज देना पड़ेगा। पॉलिसी ने कहा कि इस ब्याज को भी आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट का हिस्सा मान लो, मतलब कैपिटलाइज कर दो। अच्छा। और उसे चुकाने के लिए भी विदेश से लोन ले लो। इससे कंस्ट्रक्शन के दौरान कंपनी पर कैश फ्लो का जबरदस्त प्रेशर नहीं आता। ये सिर्फ एक और करेंसी को जोड़ने जैसा था या इसका कोई बड़ा मतलब था? नहीं, ये सिर्फ एक और करेंसी नहीं थी, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्नल था। कैसे? उस वक्त तक दुनिया भर में ट्रेड और फाइनेंस लगभग पूरी तरह डॉलर पर ही निर्भर था। आरएमबी को मंजूरी देकर भारत एक तरह से कह रहा था कि हम अपनी करेंसी बास्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए तैयार हैं। मतलब सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंट नहीं रहना। हाँ, बिल्कुल। और हम वैश्विक आर्थिक शक्ति के बदलते संतुलन को पहचानते हैं। ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल इसका मतलब था कि अगर कोई इंडियन कंपनी चीन से बहुत सारी मशीनरी इंपोर्ट कर रही है तो वो सीधे आरएमबी में ही लोन ले सकती थी। अच्छा, तो वो रुपए से डॉलर फिर डॉलर से आरएमबी वाला झंझट खत्म। बिल्कुल, वो झंझट और खर्चा दोनों से मुक्ति मिल जाती थी। किया जा रहा था। इसे आप पॉलिसी का दूसरा फेज कह सकते हैं, लिबरलाइजेशन एंड एक्सपेंशन। सबसे पहला और साफ संकेत था ऑटोमेटिक रूट की लिमिट्स को बढ़ाना। कितना? एलिजिबल कॉर्पोरेट्स के लिए ये लिमिट $500 मिलियन से बढ़ाकर सीधे $750 मिलियन कर दी गई। तो ये सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए दरवाजे नहीं खोल रहे थे, है ना? ऐसा लगता है कि ये एक व्यापक उदारवाद की लहर थी जो सर्विस सेक्टर से लेकर जमीनी स्तर पर काम कर रहे एनजीओज तक। बिल्कुल, सबको छू रही थी। सबको छू रही थी, क्योंकि सर्विस सेक्टर के लिए लिमिट 100 से 200 मिलियन डॉलर हुई और माइक्रो फाइनेंस एनजीओज के लिए भी 5 से 10 मिलियन डॉलर कर दी गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक तरह का बॉटम अप अप्रोच था। सरकार ये सिग्नल दे रही थी कि हमें हर सेक्टर में विदेशी पूंजी चाहिए, चाहे वो बड़ी फैक्ट्री हो, कोई आईटी कंपनी हो या दूर दराज के गांव में छोटे लोन बांटने वाली संस्था हो। और पावर सेक्टर पे तो खास मेहरबानी दिखाई गई। हाँ, उनके लिए वो जो पुराना लोन चुकाने की 25% वाली शर्त थी, उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। ऐसा क्यों? What's fascinating here is the strategic focus. देश को एनर्जी की सख्त जरूरत थी और पावर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। उनमें हजारों करोड़ लगते हैं। हाँ। इस लिमिट को बढ़ाने का सीधा मतलब था कि पावर कंपनियां अपने महंगे इंडियन लोन्स का एक बड़ा हिस्सा सस्ते विदेशी लोन से बदल सकती थीं। इससे उनकी लागत कम होती, उनकी बैलेंस शीट मजबूत होती। और फिर एक बहुत बड़ा कदम था विदहोल्डिंग टैक्स में कटौती। हाँ, ये बहुत बड़ा था। ईसीबी पर जो ब्याज इंडियन कंपनी देती थी, उस पर सरकार पहले 20% टैक्स काटती थी, जिसे घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी छूट थी। ये गेम चेंजर था। इसे ऐसे समझिए, अगर एक फॉरेन बैंक ने इंडियन कंपनी को लोन दिया और उस पर $100 का ब्याज कमाया, ठीक है, तो पहले भारत सरकार उस पर $20 टैक्स काट लेती थी और बैंक की जेब में सिर्फ $80 जाते थे। अब सरकार सिर्फ $5 काट रही थी, तो बैंक को $95 मिलने लगे। जाहिर है, इससे इंडिया में लोन देना उनके लिए कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। मतलब ये सिर्फ एक छोटा मोटा टैक्स कट नहीं था, ये तो विदेशी निवेशकों के लिए पूरा नजरिया बदलने वाली बात थी। एक तरह से उनके लिए रेड कार्पेट बिछा लिया गया। बिल्कुल। It made India a much more attractive destination for foreign debt investors. इससे न सिर्फ ज्यादा पैसा आया, बल्कि इंडियन कंपनियों की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी। अच्छा, कि वो और कम ब्याज दरों पर लोन मांग सकें। एग्जैक्टली। और इसी दौर में 2 बड़ी संस्थाओं को भी ईसीबी के दायरे में लाया गया, सिडबी और एनएचबी। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि ये पॉलिसी को बड़े कॉर्पोरेट्स के दायरे से निकालकर आम आदमी और छोटे बिजनेस तक ले जाता है। ये इस फेज का शायद सबसे इम्पैक्टफुल कदम था। सोचिए, लुधियाना में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक छोटी एमएसएमई कंपनी, वो सीधे लंदन या न्यूयॉर्क से तो लोन ले नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब सिडबी, जो खास छोटे उद्योगों के लिए ही बना है, वो लंदन से $500 मिलियन का एक बड़ा लोन उठा सकता है
और फिर उसी छोटे-छोटे हिस्सों में ऐसी हजारों कंपनियों को भारत में बांट सकता है। इट डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू चीप फॉरेन कैपिटल। सिडबी और एनएचबी को शामिल करना वाकई एक बड़ा कदम लगता है, पर क्या इससे वाकई जमीनी स्तर पर छोटे उद्योगों या होम बायर्स को सस्ता लोन मिलने में मदद मिली, या ये पैसा भी कहीं ना कहीं अटक गया? हाँ, बड़े प्लेयर्स के पास ही अटक गया? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, इरादा तो यही था कि फायदा नीचे तक पहुंचे, और काफी हद तक ऐसा हुआ भी। एनएचबी ने इस पैसे को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को दिया, जिन्होंने आगे सस्ते होम लोन दिए। सिडबी ने भी एमएसएमईज को फाइनेंस किया। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा चुनौतियां रहती हैं, और ये सुनिश्चित करना कि हर आखिरी स्मॉल बिजनेस तक इसका लाभ पहुंचे, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इसने दरवाजा जरूर खोल दिया था। तो इतने सारे बदलावों के बाद जो अलग-अलग सर्कुलर में आ रहे थे, दिसंबर 2015 में सरकार एक नया क्लीन फ्रेमवर्क लेकर आई। ऐसा लगता है कि अब तक जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसे एक व्यवस्थित रूप दिया जा रहा था। हाँ, तब तक इतने सारे नियम और बदलाव हो चुके थे कि कंपनी और बैंकों के लिए ट्रैक रखना मुश्किल हो रहा था। तो इस नए फ्रेमवर्क ने सब कुछ साफ सुथरा कर दिया। और क्या किया इसमें? इसने ईसीबी को 3 क्लियर कैटेगरी में बांट दिया: मीडियम टर्म फॉरेन करेंसी लोन, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, और तीसरी और सबसे क्रांतिकारी कैटेगरी। कौन सी? इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, ये तो वही है जिन्हें हम सब मसाला बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं ना? बिल्कुल। ये नाम बड़ा मजेदार है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम से मजेदार नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट उससे भी ज्यादा क्रांतिकारी है। अच्छा। इससे समझने के लिए हमें करेंसी रिस्क को समझना होगा। मान लीजिए 2010 में एक इंडियन कंपनी ने $1 मिलियन का लोन लिया, जब $1 50 रुपए का था। ठीक है। तो कंपनी को हिसाब से 5 करोड़ रुपए चुकाने थे। लेकिन 5 साल बाद जब लोन चुकाने की बारी आई तो $65 रुपए का हो गया। अब कंपनी को $1 मिलियन चुकाने के लिए 6.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मतलब कंपनी ने अपना बिजनेस तो ठीक से किया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन सिर्फ डॉलर के रेट बदलने से उसे 1.5 करोड़ का सीधा नुकसान हो गया। एग्जैक्टली। ये है करेंसी रिस्क, जिसका पूरा बोझ इंडियन कंपनी पर होता था। मसाला बॉन्ड्स ने इस पूरे गेम को ही पलट दिया। यहाँ लोन लिया भी रुपये में जाता है और चुकाया भी रुपये में जाता है। तो अगर इंडियन कंपनी ने 100 करोड़ का मसाला बॉन्ड जारी किया है तो उसे 100 करोड़ ही चुकाने हैं, ब्याज के साथ। अब $65 का हो या 75 का, इंडियन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वाओ, ये सुनने में तो इंडियन कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि सारा रिस्क इन्वेस्टर पर चला गया। पर मेरा सवाल ये है कि इससे विदेशी निवेशक डरते नहीं थे? मतलब अगर रुपये के गिरने का सारा खतरा उनका है तो वो मसाला बॉन्ड में पैसा क्यों लगाएंगे? उन्हें क्या मिलता था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, निवेशक को 2 चीजें चाहिए होती हैं, सेफ्टी और रिटर्न। मसाला बॉन्ड्स में उन्हें अक्सर रेगुलर डॉलर बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता था। अच्छा, एक प्रीमियम जैसा? हाँ, उस एक्स्ट्रा रिस्क को लेने का प्रीमियम। और सरकार ने उन्हें एक और बड़ा इंसेंटिव दिया। ब्याज पर तो वही रियायती 5% का टैक्स था, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाए और उससे इन्वेस्टर को कोई कैपिटल गेन हो, तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। अच्छा, तो ये उन्हें करेंसी रिस्क लेने के लिए एक तरह का इनाम था? बिल्कुल, ये एक कैलकुलेटेड बेट था। अगर रुपया स्थिर रहा या मजबूत हुआ तो इन्वेस्टर को डबल फायदा होगा। और इन पैसों के इस्तेमाल पर भी कुछ पाबंदियां थी, है ना? हाँ, ये सेफगार्ड जरूरी थे। सरकार नहीं चाहती थी कि ये पैसा रियल एस्टेट में सट्टेबाजी के लिए या स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो, तो इन पर रोक थी। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण छूट दी गई। अगर पैसा अफोर्डेबल हाउसिंग या इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में लग रहा है तो उसकी इजाजत थी। ये फिर से दिखाता है कि पॉलिसी का झुकाव प्रोडक्टिव और सोशली रेलेवेंट सेक्टर्स की तरफ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कॉर्पोरेट बॉन्ड इन इंडिया। देखिए, जब हम इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो सबका ध्यान सबसे पहले इक्विटी मार्केट पर जाता है, स्टॉक मार्केट पर। हाँ, स्टॉक मार्केट पर। और क्यों ना जाए, हमारा इक्विटी मार्केट तो दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट्स में से एक है। सेंसेक्स, निफ्टी, इनकी बातें तो हर जगह होती हैं। बिल्कुल। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट भी काफी मजबूत और डेवलप्ड है। सही बात है। लेकिन इसी फाइनेंशियल फैमिली में एक और हिस्सा है जो हमेशा से थोड़ा पीछे रह गया है। जैसे परिवार का वो बच्चा जो होशियार तो है, पोटेंशियल भी बहुत है,
पर एग्जाम में नंबर नहीं ला पाता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी मैं है। बात कर रही हूँ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की। हाँ, ये हमेशा से थोड़ा सुस्त, थोड़ा सहमा हुआ सा रहा है। और आपका ये अंडर परफॉर्मिंग चाइल्ड वाला एनालॉजी एकदम सटीक है। और ये कोई आज की बात नहीं है। अगर हम पीछे जाएं तो 2010-11 के इकोनॉमिक सर्वे ने की इस पर रोशनी डाली थी। अच्छा, 10 साल से भी पहले। हाँ, और उन्होंने कुछ बहुत दिलचस्प कारण बताए थे कि हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्यों पनप नहीं पाया। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था बैंकों का दबदबा। बैंकों का दबदबा? हाँ, मतलब भारत में कंपनियों के लिए पैसा जुटाने का सबसे आसान, सबसे जाना पहचाना तरीका हमेशा से बैंक लोन रहा है। मतलब एक कंपनी के सीएफओ को अगर 500 करोड़ चाहिए तो उसका पहला इंस्टिंक्ट ये नहीं है कि चलो बॉन्ड इशू करते हैं, बल्कि ये है कि अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को फोन लगाओ। एग्जैक्टली। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। 2001-2 में बड़ी कंपनियों की फाइनेंसिंग का 14.4% हिस्सा बैंकों से आता था, ओके। जो 2020-21 तक बढ़कर 25.6% हो गया। अरे, ये तो उल्टी गंगा बहने वाली बात हो गई। मतलब इकोनॉमी मैच्योर होने पर तो बैंकों पर निर्भरता कम होनी चाहिए, पर यहाँ तो बढ़ गई। बिल्कुल। और इसके पीछे और भी वजहें थी। दूसरा कारण था FIIs, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लिमिटेड पार्टिसिपेशन। मतलब बाहर के निवेशक ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे थे। हाँ, उन्हें हमारा मार्केट बहुत गहरा या लिक्विड नहीं लगता था। फिर तीसरा, हमारे अपने बड़े खिलाड़ी जैसे पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, जो हमारा आपका पैसा मैनेज करते हैं। हाँ, वो भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। और चौथा, एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है, क्राउडिंग आउट बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये क्राउडिंग आउट सुनने में ऐसा लगता है जैसे लोकल ट्रेन में कोई धक्का देके आपकी सीट ले ले। क्या ये वैसा ही कुछ है? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। सोचिए एक शानदार बुफे लगा है और इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है। अब सरकार, जिसे हमेशा पैसों की जरूरत होती है, वो उस बुफे लाइन में सबसे आगे खड़ी है। वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा खाना अपनी प्लेट में भर लेती है। क्योंकि उसके बॉन्ड्स सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, सॉवरेन गारंटी होती है। एग्जैक्टली। तो जब प्राइवेट कंपनियां, मतलब कॉर्पोरेट्स, अपनी प्लेट लेकर पहुंचती हैं, तो उनके लिए बहुत कम बचता है। इन्वेस्टर्स का ज्यादातर पैसा सरकार के बॉन्ड्स में चला जाता है। इसे ही क्राउडिंग आउट कहते हैं। अच्छा, ये बात तो बहुत दिलचस्प है। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का साइज जीडीपी के मुकाबले कैसा रहा? बहुत छोटा रह गया। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है 2024-25 का, वो बताता है कि ये जीडीपी का सिर्फ 18% है। सिर्फ 18%? अब इसकी तुलना अगर दूसरे देशों से करें तो हम कहीं नहीं टिकते। साउथ कोरिया में ये 80% है। 80%? हाँ, 80%। और चीन में भी मतलब 36%। तो आप सोचिए हम रेस में कितना पीछे हैं। बहुत ज्यादा। और इस छोटे मार्केट का एक और कैरेक्टर है जो इसकी कहानी बताता है। यहाँ ज्यादातर सिक्योर्ड बोरोइंग होती है। सिक्योर्ड मतलब कंपनी को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। बिल्कुल, अपनी फैक्ट्री, अपनी जमीन, कुछ तो कोलैटरल देना ही पड़ता है। अनसिक्योर्ड बोरिंग यानी बिना कुछ गिरवी रखे सिर्फ कंपनी की साख पर पैसा उठाना, वो बहुत कम है। ऐसा क्यों? ये शायद हमारे लीगल सिस्टम की तरफ भी एक इशारा है। मतलब उधार देने वाले को लगता है कि अगर कल को कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया तो कोर्ट कचहरी में सालों लग जाएंगे। तो वो कहता है भाई पहले कुछ गिरवी रखो, भरोसा बाद में। सही पकड़े हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट तेज हो तो ये नौबत नहीं आएगी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ठीक है, मार्केट छोटा है तो क्या हुआ? एक आम इंसान को या देश को इससे क्यों फिक्र करनी चाहिए? इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ फाइनेंस की दुनिया का मामला नहीं है, ये देश के एम्बिशन का मामला है। एम्बिशन का? कैसे? An underdeveloped bond market is a direct bottleneck to India's entrepreneurial spirit. सोचिए, एक एंटरप्रेन्योर अगर बैंक से लोन लेता है तो बैंक की कई शर्तें होती हैं। हाँ, वो कंपनी के फैसलों में भी दखल देते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर वो बॉन्ड इशू करता है तो उसे सिर्फ एक फिक्स्ड ब्याज चुकाना है। उसके ऊपर वो जितनी भी कमाई करे वो सब उसकी। इससे उसे बेहतर और साहसी फैसले लेने का इंसेंटिव मिलता है। ये तो सही बात है। और देश के लेवल पर सोचें, जब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $500 बिलियन जैसे बड़े अमाउंट चाहिए, तो ये पैसा सिर्फ बैंकों से नहीं आ सकता। एक एक्टिव बॉन्ड मार्केट ही 20-30 साल के प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकता है। तो चलिए इस समस्या की जड़ को समझते हैं। ये मार्केट बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? सोर्स में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मल्टीपल इक्विलिब्रिया। ये सुनने में किसी फिजिक्स की थ्योरी जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है?
ये एक क्लासिक चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। मैं इसे एक और तरीके से समझाता हूँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई नई रियल एस्टेट कॉलोनी में दुकान खोलने से डरता है। अच्छा। दुकान वाला सोचता है यहाँ भी लोग रहने नहीं आए हैं, दुकान नहीं चलेगी। और लोग सोचते हैं यहाँ एक भी दुकान नहीं है, हम यहाँ घर क्यों लें। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते रहते हैं और वो कॉलोनी बस ही नहीं पाती। एग्जैक्टली। वो एक खाली कॉलोनी वाले बुरे इक्विलिब्रियम में फंस जाती है। हमारा बॉन्ड मार्केट भी सालों तक इसी बुरे इक्विलिब्रियम में फंसा रहा। निवेशक सोचते थे कि बॉन्ड खरीद तो लूं, पर जब बेचना होगा तो खरीदार नहीं मिलेगा। और क्योंकि सब यही सोचते थे, इसलिए मार्केट में कभी खरीदार बेचने वाले बड़े ही नहीं। इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सब मानते हैं कि मार्केट थिन है, तो उनके एक्शन उसे थिन ही बनाए रखते हैं। तो इस दुष्चक्र को, इस खाली कॉलोनी को बसाने के लिए क्या किया जा रहा है? लगता है अब सरकार और आरबीआई ने इस बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं है, ये स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश है। पूरी एक लिस्ट है। जैसे बैंकों को सेबी अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में प्रोप्राइटरी ट्रांजैक्शंस करने की इजाजत दी। ओके। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनियों को रीपो मार्केट में हिस्सा लेने दिया। हेयर कट को कम किया गया। मतलब अब AAA रेटेड बॉन्ड्स को गिरवी रखकर पैसा उठाना सस्ता हो गया है। हाँ। और फिर आरबीआई ने तो जालान कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है, जिन्हें मार्च 2025 तक लागू किया जाना है। हाँ, और इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये असली ट्यूशन है जो बच्चे को दिए जा रहे हैं। जैसे कि एक है रीपो इन कॉर्पोरेट डेट। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। ये रीपो क्या होता है? रीपो का मतलब है रीपर्चेज ऑप्शन। ये एक तरह से बॉन्ड को एक रात के लिए गिरवी रखना है। मान लीजिए मेरे पास एक HDFC का 10 साल का बॉन्ड है, लेकिन मुझे आज रात के लिए कैश चाहिए। ठीक है, मैं ये बॉन्ड किसी और को बेचूंगा, इस वादे के साथ कि कल सुबह मैं इसे थोड़े ज्यादा दाम पर वापस खरीद लूंगा। ये जो छोटा सा प्रीमियम है, वो एक रात का ब्याज हो गया। अच्छा, तो इससे लिक्विडिटी कैसे बढ़ती है? जितना ये प्रोसेस आसान होगा, उतना ही फंड मैनेजर्स बॉन्ड खरीदने में कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पैसा फंसेगा नहीं, जरूरत पड़ने पर तुरंत कैश मिल जाएगा। दिस क्रिएट्स अ मैसिव पूल ऑफ लिक्विडिटी। समझ गई। और दूसरा बड़ा कदम है पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट। ये तो छोटी कंपनियों के लिए एक वरदान जैसा लग रहा है। बिल्कुल। सोचिए, एक नई थोड़ी कम जानी पहचानी कंपनी है, वो बॉन्ड इशू करना चाहती है। अब बैंक आकर कहता है, फिक्र मत करो, अगर ये कंपनी 50% पैसा नहीं दे पाई तो हम देंगे। अच्छा, एक गारंटी दे दी? हाँ, एक गारंटी। इससे उस बॉन्ड की इज्जत बढ़ जाती है और बड़े निवेशक भी पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। पहले ये गारंटी सिर्फ 20% थी, अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो अब छोटी कंपनियों के लिए भी बॉन्ड मार्केट के दरवाजे खुल रहे हैं। सही बात है। और फिर एक और दिलचस्प बदलाव है इन्वेस्टमेंट ग्रेड की परिभाषा में। पहले सिर्फ AA रेटेड बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड माने जाते थे, अब BBB रेटिंग वालों को भी शामिल कर लिया है। इसका क्या असर होगा? इसका बहुत बड़ा असर है। ये ऐसा है जैसे पहले किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए 95% मार्क्स चाहिए थे, अब उन्होंने कट ऑफ 75% कर दिया। तो अचानक बहुत सारे और स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लायक हो गए। बिल्कुल। इसी तरह अब बहुत सारी और कंपनियां इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कैटेगरी में आ गई हैं। इससे FIIs और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके नियमों के हिसाब से वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रेड में ही पैसा लगा सकते हैं, उनके लिए निवेश का दायरा बहुत बढ़ गया है। ओके, और FIIs की लिमिट भी तो बढ़ाई है। हाँ, वो भी। अब लिमिट बढ़ाकर $51 बिलियन कर दी गई है, और मसाला बॉन्ड्स भी हैं। तो इन सब में से आपको क्या लगता है, कौन सा कदम असली गेम चेंजर साबित होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से बाहर से पैसा आना जरूरी है, लेकिन असली स्ट्रक्चरल बदलाव रेपो मार्केट को मजबूत करने से आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक लिक्विड डोमेस्टिक मार्केट ही विदेशी निवेशकों को भरोसा देता है कि वो जब चाहें अपना पैसा निकालकर जा सकते हैं। अगर घर का आंगन ही मजबूत नहीं होगा तो मेहमान ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तो क्या इन नए ट्यूशन्स का असर दिख रहा है? क्या वो बच्चा अब क्लास में बेहतर परफॉर्म कर रहा है? हाँ, असर तो साफ दिख रहा है। पिछले 7-8 सालों में, खासकर NPA संकट के बाद, जब से बैंकों ने लोन देने में थोड़ी आनाकानी की है, तब से बॉन्ड मार्केट तेजी से बढ़ा है। कितना? आज कॉर्पोरेट सेक्टर की लॉन्ग टर्म फंडिंग का करीब 25% हिस्सा बॉन्ड मार्केट से आ रहा है। लेकिन अभी भी हम पीछे हैं। हाँ, अगर हम फिर से बड़ी तस्वीर देखें तो दिसंबर 2023 में हमारा आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड 50.12 लाख करोड़ रुपए का था, जो GDP का सिर्फ 15% है। और अमेरिका में ये 150% है। एग्जैक्टली। तो कह सकते हैं कि बच्चा अब फेल नहीं हो रहा,
60-70% नंबर ला रहा है, लेकिन क्लास का टॉपर बनने में अभी बहुत वक्त है। और शायद इसी टॉपर बनाने के लिए सरकार ने एक ब्रह्मास्त्र चलाने का सोचा है। यूनियन बजट 2021-22 में जिक्र हुआ था एक बैकस्टॉप फैसिलिटी का। ये क्या भला है? ये उस खाली कॉलोनी वाले दुष्चक्र को तोड़ने का सबसे बड़ा उपाय है। बैकस्टॉप फैसिलिटी का मतलब है मार्केट का अल्टीमेट बायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हाँ, सोचिए मार्केट में अचानक कोई डर फैलता है, जैसे कोविड के टाइम हुआ था, और सब लोग अपने बॉन्ड्स बेचने दौड़ पड़ते हैं, कोई खरीदार नहीं मिलता। पैनिक सेलिंग। बिल्कुल, तब ये फैसिलिटी जिसे SBI म्यूचुअल फंड बनाएगा, वो सामने आएगी और एक लिमिट तक बॉन्ड्स खरीदेगी। ये एक तरह से मार्केट को गारंटी देना है कि हम तुम्हें डूबने नहीं देंगे। अच्छा, तो इसका सिर्फ होना ही एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। यही इसका सबसे बड़ा काम है। ये वो पहला दुकानदार है जो उस खाली कॉलोनी में दुकान खोलने की हिम्मत कर रहा है। उसे देखकर बाकी भी आ जाएंगे। इसके लिए 530 बिलियन रुपए का कॉर्पस रखा गया है। ये इस मार्केट को बुरे इक्विलिब्रियम से निकालकर अच्छे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सबसे बड़ा नज या धक्का हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स पर चर्चा करेंगे। एक बड़ी आम सी लेकिन कह सकते हैं कि परेशान करने वाली बात है। मान लीजिए बैंक में किसी के 1 लाख रुपए रखे हैं। साल के आखिर में ब्याज लगकर वो 1,05,000 हो गए। अब कागज पर तो पैसा बढ़ गया, पर वो फीलिंग नहीं आती। लगता है कि पैसे की जो ताकत है वो कम हो गई है। जो सब्जी, जो पेट्रोल, जो घर का सामान पिछले साल 1 लाख में आता था, अब शायद उसके लिए 1,07,000 देने पड़ रहे हैं। ये महंगाई हमारी बचत को दीमक की तरह खा जाती है ना। इसी समस्या का एक दिलचस्प हल हमारे सोर्सेज में है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स या IIBs। बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही स्मार्ट प्रोडक्ट है जिसे बनाया ही इस दीमक से लड़ने के लिए गया है। इसका फंडा बहुत सरल है। आपके रिटर्न के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा फिक्स्ड होता है, मान लीजिए 1.5%, यह आपकी गारंटी है, और दूसरा हिस्सा जुड़ा होता है महंगाई दर से, जिसे हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। तो अगर साल की महंगाई मान लीजिए 6% रही, तो आपको कुल रिटर्न मिलेगा 1.5% प्लस 6%, यानी 7.5%। वाह! मतलब आपकी कमाई हमेशा महंगाई से 1.5% ऊपर ही रहेगी। आपकी मेहनत की कमाई की जो वैल्यू है वो घटेगी नहीं। अच्छा, तो RBI ने इन्हें 2013-14 के बजट के बाद लॉन्च किया था, और जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, इसका एक बड़ा मकसद था कि भारतीय परिवार जो सोना खरीदने के पीछे हम सब जानते हैं दीवाने रहते हैं, उन्हें फाइनेंशियल सेविंग्स की तरफ मोड़ा जाए। हाँ, उस समय गोल्ड इंपोर्ट एक बड़ी समस्या बन गया था और सरकार की बैलेंस शीट बिगड़ रही थी। तो जून 2013 में पहला बॉन्ड आया जो WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स से जुड़ा था, लेकिन वो चला नहीं। आम लोगों ने, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ने, उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर सरकार ने अपनी गलती से सीखा और दिसंबर 2013 में दूसरा बॉन्ड निकाला जो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जुड़ा था। इसका नाम था INSSC, और ये पहले वाले से कहीं ज्यादा सफल रहा। एक मिनट, ये WPI और CPI का क्या खेल है? सुनने में तो दोनों ही महंगाई के इंडेक्स लगते हैं। आम आदमी के लिए CPI बेहतर क्यों है? ये सिर्फ एक टेक्निकल बदलाव नहीं था, ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव था। देखिए, WPI होता है होलसेल बाजार का भाव, जैसे फैक्ट्री से स्टील या सीमेंट किस दाम पर निकल रहा है। इसका असर कंपनियों पर पड़ता है, हम पर और आप पर उतना सीधा नहीं। अच्छा। लेकिन CPI वो महंगाई है जो हमें और आपको चुभती है। दूध का पैकेट, बच्चों की स्कूल फीस, ऑटो का किराया, डॉक्टर की फीस। सरकार ने ये समझा कि अगर आम निवेशक का भरोसा जीतना है तो उसे उस महंगाई से बचाना होगा जो वो सब्जी मंडी में महसूस करता है, ना कि जो बिजनेस स्प्रेडशीट्स में दिखती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। वैसे हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एकदम नया नहीं था। 1997 में भी कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, CIBs नाम से कुछ ऐसा ही आया था। तो फिर 2013 वाले IIBs में ऐसा क्या खास था जो पहले नहीं था? ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड था। एक बहुत जरूरी फर्क है। पुराने CIBs में महंगाई से सुरक्षा सिर्फ आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को मिलती थी। सिर्फ प्रिंसिपल को? हाँ, मतलब अगर आपने 1 लाख लगाए तो वो 1 लाख महंगाई के हिसाब से बढ़ जाते थे, लेकिन उस पर जो ब्याज मिलता था वो फिक्स्ड रहता था। ओह अच्छा। नए IIBs में मूलधन और ब्याज दोनों को महंगाई से बचाया गया। ये निवेशकों के लिए एक गेम चेंजर था।
ये आपको असली इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन देता है, सिर्फ आपके शुरुआती पैसे पर नहीं बल्कि उस पर होने वाली कमाई पर भी। तो आईआईबीज का एक मकसद था लोगों को सोने से दूर करना। लेकिन मान लीजिए किसी को सोने में ही निवेश करना है, पर वो घर में गहने या बिस्किट रखने के झंझट से बचना चाहता है, चोरी का डर, लॉकर का खर्चा, उसके लिए क्या रास्ते हैं? उसके लिए आज के समय में सबसे पॉपुलर रास्ता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी गोल्ड ईटीएफ्स। इसे आप एक तरह का डिजिटल सोना समझ सकती हैं। ये म्यूचुअल फंड जैसा है जो सोने की कीमत को ट्रैक करता है। इसकी एक यूनिट को मतलब होता है 1 ग्राम सोना, वो भी 99.5% शुद्धता वाला। और सबसे अच्छी बात, आप इसे अपने डीमैट अकाउंट से किसी भी शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं। न शुद्धता की चिंता, न सुरक्षा का झंझट। सोर्सेज में ई गोल्ड का भी जिक्र है। ये गोल्ड ईटीएफ से कैसे अलग है? हाँ, ई गोल्ड भी एक डिजिटल ऑप्शन है जिसे NSEL पर ट्रेड किया जाता है। पहली नज़र में ये ज़्यादा आकर्षक लगता है क्योंकि इसमें ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज ETF से कम होते हैं और कोई फंड मैनेजमेंट फीस भी नहीं होती, तो लगता है कि ये ज़्यादा सस्ता सौदा है। लेकिन हमेशा होता है ना, खासकर जब बात टैक्स की आती है। हाँ, और ये छोटे निवेशकों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। टैक्स का गणित यहाँ पूरा खेल बदल देता है। ई गोल्ड में अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा चाहिए तो आपको उसे 36 महीने, पूरे 3 साल। हाँ, पूरे 3 साल तक रखना होगा। वहीं गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड्स में ये अवधि सिर्फ 1 साल है। 1 साल बाद ETFs पर टैक्स के नियम कहीं ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। इसलिए ज्यादातर छोटे निवेशकों के लिए बेहतर लिक्विडिटी और टैक्स फायदों की वजह से गोल्ड ETF ही सही चुनाव साबित होता है। ETF की बात चली है तो ये एक कमाल का तरीका है किसी भी चीज में निवेश को आसान बनाने का। क्या सरकार ने इस आइडिया का इस्तेमाल कहीं और भी किया है? बिल्कुल किया है, और ये एक बहुत दिलचस्प प्रयोग था। सरकार ने यही ETF वाला रास्ता अपनी ही कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के लिए अपनाया, जिसे हम CPSE ETF के नाम से जानते हैं। ये सरकार के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का एक मॉडर्न और स्मार्ट तरीका था। और ये तो काफी सफल भी रहा था। सरकार ने 3000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन लोगों ने इतना पैसा लगाया कि 4300 करोड़ रुपए जमा हो गए। हाँ, ये पूरी तरह ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था। इसका मतलब था कि बाजार को ये आइडिया पसंद आया। इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इसमें ONGC का वेटेज 26.72% है। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि अगर तेल की कीमतें गिरी तो पूरे ETF की हालत खराब हो जाएगी? ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहलाता है। इसमें ONGC के अलावा गेल, कोल इंडिया, IOC जैसी देश की बड़ी सरकारी कंपनियां हैं। ये ETF एक तरह से भारत की कोर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पर एक दांव है। और हाँ, अगर ONGC का शेयर गिरता है तो ETF पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे सोच ये है कि ये कंपनियां इतनी बड़ी और स्ट्रेटेजिक है कि लंबी अवधि में देश की ग्रोथ के साथ ये भी ग्रो करेंगी। तो ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दांव है, लेकिन एक ही निवेश से आपको देश की 10 महारत्न कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है। तो हमने महंगाई से बचने वाले बॉन्ड्स की बात की, सोने में निवेश और फिर सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी की। लेकिन इन सबसे ऊपर एक सवाल है जो हर किसी के मन में होता है, बुढ़ापे का क्या? रिटायरमेंट की प्लानिंग। ये कैसे इस बड़ी कहानी में फिट होता है कि भारत अपने नागरिकों की बचत को देश की तरक्की से कैसे जोड़ रहा है? ये इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। भारत में पेंशन सिस्टम के 2 बहुत बड़े मकसद हैं। पहला, नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग कैसे? जब लोग लंबे अवधि के लिए पेंशन में पैसा डालते हैं तो वो पैसा सड़कों, पुलों, पावर प्लांट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में लगता है जो देश की नींव मजबूत करते हैं। और दूसरा मकसद है एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाना। एक ऐसा सिस्टम जहां बुढ़ापे में लोगों को पैसों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो सम्मान से जी सकें। इसकी शुरुआत न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS से हुई, जो 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। हाँ, और फिर 2009 में एक बड़ा कदम उठाया गया जब इसे देश के हर नागरिक के लिए खोल दिया गया। कोई भी इसमें अपनी मर्जी से जुड़ सकता था। इसे दुनिया के सबसे सस्ते फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में से एक माना जाता है क्योंकि इसके फंड मैनेजमेंट चार्ज बहुत ही कम है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए भी तो कुछ था। जी, सरकार ने स्वावलंबन स्कीम और NPS लाइट जैसे मॉडल्स भी बनाए ताकि समाज का सबसे गरीब तबका भी इससे जुड़ सके।
स्वावलंबन में तो सरकार अपनी तरफ से भी कुछ पैसा डालती थी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? क्या लोग सच में इससे जुड़ रहे थे? यहीं पर असली चुनौती थी। 3 बड़ी रुकावटें थीं। पहली, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर या छोटे दुकानदार को ये सब समझाना बहुत मुश्किल था। दूसरी, उनके पास बचत के लिए वो एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं होता था। जब आज की रोटी की चिंता हो तो 30 साल बाद की कौन सोचे? सही बात है। और तीसरी, इन योजनाओं के बारे में जागरूकता ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार 2015-16 में अटल पेंशन योजना APY लेकर आई। ये कैसे अलग थी? APY एक गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि ये बहुत सीधी और सरल थी। इसमें कोई मार्केट रिस्क का झंझट नहीं था। सरकार ने कहा, आप अपनी उम्र और क्षमता के हिसाब से हर महीने एक छोटी रकम जमा करो और 60 साल की उम्र के बाद हम आपको 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की फिक्स्ड मंथली पेंशन की गारंटी देते हैं। गारंटी, ये शब्द बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, इस गारंटी शब्द ने लोगों का भरोसा जीत लिया, खासकर उस वर्ग का जो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डरता है। और आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। सितंबर 2024 तक कुल पेंशन सब्सक्राइबर्स 783.4 लाख हो गए हैं और उनमें से करीब 80% सिर्फ APY के हैं। ये तो कमाल है। लेकिन क्या इसका एक मतलब ये भी है कि लोग अभी भी गारंटी वाली कम रिटर्न वाली योजनाओं में अटके हुए हैं और इक्विटी जैसे हाई रिटर्न ऑप्शन से डरते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि ये दिखाता है कि एक बड़ा वर्ग आज भी सेफ्टी फर्स्ट के सिद्धांत पर चलता है। और नहीं क्यों? नहीं इसलिए क्योंकि APY उन लाखों लोगों के लिए फाइनेंशियल सिस्टम में पहला कदम है जो पहले किसी भी तरह की बचत योजना का हिस्सा नहीं थे। ये उन्हें बचत की आदत डाल रहा है। एक बार जब वो इस सिस्टम में आ जाते हैं तो कल को वो NPS जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये एक शानदार शुरुआत है। इसमें 2 और ट्रेंड्स हैं जो बहुत पॉजिटिव लगते हैं। एक तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और दूसरा युवा लोग जल्दी जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे समाज में आ रहे बड़े बदलावों का संकेत है। 2015-16 में महिला सब्सक्राइबर सिर्फ 37.9% थीं। 2023-24 में ये बढ़कर 52% हो गईं। वाह! यानी अब महिलाएं पुरुषों से ज्यादा संख्या में अपने भविष्य के लिए प्लानिंग कर रही हैं। हाँ, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी तरह 18 से 25 साल के युवाओं का हिस्सा 29.2% से बढ़कर 45.5% हो गया है। मतलब आज का युवा 25 की उम्र में अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है, जो पहले शायद 40 की उम्र में भी नहीं होता था। हालांकि अगर हम विकसित देशों से तुलना करें तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं। OECD देशों में पेंशन एसेट्स उनकी GDP का 80% से ज्यादा हैं, जबकि भारत में ये EPFO मिलाकर भी सिर्फ 17% है। हाँ, ये फासला बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसे कमी की तरह नहीं बल्कि एक बहुत बड़े अवसर की तरह देखती हूँ। इसका मतलब है कि भारत के पेंशन सेक्टर में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। आने वाले 10-20 सालों में ये सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो सिस्टम बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या ये बेहतर और ज्यादा लचीला भी हो रहा है? हाल ही में NPS में कुछ बदलाव किए गए, खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए। जी, अब सिस्टम में और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा रही है। पहले सरकारी कर्मचारियों का पैसा कुछ चुनिंदा सरकारी फंड मैनेजर ही मैनेज करते थे, लेकिन अब उन्हें भी प्राइवेट सेक्टर की तरह अपना पेंशन फंड मैनेजर चुनने की आज़ादी है। अच्छा। हाँ, अगर उन्हें अपने मैनेजर का परफॉर्मेंस पसंद नहीं आता तो वो साल में एक बार उसे बदल सकते हैं। और निवेश के पैटर्न को लेकर भी उन्हें कुछ विकल्प दिए गए हैं। हाँ, अब एक ही साइज की टोपी सब पर फिट नहीं की जा रही। अगर कोई कर्मचारी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो अपना 100% पैसा सरकारी सिक्योरिटीज में लगा सकता है। अगर कोई थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहता है तो वो मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड चुन सकता है, जिसमें उसका 50% तक पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार में लगाया जाएगा। यानी अब कंट्रोल पूरी तरह से कर्मचारी के हाथ में है। बिल्कुल, कि वो अपने पैसे के साथ कितना रिस्क लेना चाहता है। इतने सारे प्रोडक्ट्स, बॉन्ड्स, ETFs, पेंशन स्कीम्स, इतने सारे रेगुलेटर्स, इस पूरे विशाल सिस्टम पर नजर कौन रखता है? वो कौन है जो ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे और 2008 जैसा कोई बड़ा वित्तीय संकट हमारे देश में ना आ जाए? इस बड़े काम के लिए सरकार ने 2010 में कह सकते हैं कि एक सुपर रेगुलेटर जैसी संस्था बनाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी FSDC।
इसे बनाने का आइडिया 2007-8 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद आया था। और इसका काम क्या है? ये आरबीआई या सेबी से कैसे अलग है? आप एफएसडीसी को एक तरह से सभी रेगुलेटर्स का कैप्टन समझ सकते हैं। इसकी अध्यक्ष देश की वित्त मंत्री होती हैं और आरबीआई गवर्नर, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए के प्रमुख सब इसके सदस्य होते हैं। अच्छा। इसका काम किसी एक सेक्टर को देखना नहीं है, बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर एक हेलीकॉप्टर व्यू रखना है। ये देखना कि कहीं कोई ऐसा खतरा तो नहीं बन रहा जो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। ये सभी रेगुलेटर्स के बीच तालमेल बिठाता है और उन मुद्दों पर भी काम करता है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे बढ़ाया जाए। तो एक तरह से एफएसडीसी पूरे भारतीय वित्तीय बाजार का गार्डियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि ये हमारे देश के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत ही डिटेल्ड हेल्थ चेकअप है। हेल्थ चेकअप? हाँ, जैसे हम लोग अपना सालाना बॉडी चेकअप करवाते हैं ना, हाँ, वैसे ही आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक मिलकर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के फाइनेंशियल सिस्टम की सेहत जांचते हैं, ये देखने के लिए कि सिस्टम में कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं पनप रही। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब एक तरह से दुनिया के फाइनेंशियल डॉक्टर्स आकर हमारे सिस्टम का पूरा एमआरआई और ब्लड टेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली, आप ऐसा ही समझ सकते हैं। तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि भारत का ये असेसमेंट जनवरी 2013 में हुआ था। तो क्या निकला उस चेकअप में? रिपोर्ट क्या थी? मतलब डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मरीज काफी हद तक तंदुरुस्त है। रिपोर्ट काफी पॉजिटिव थी। अच्छा। हाँ, उसमें कहा गया कि भारत का फाइनेंशियल सिस्टम लार्जली स्टेबल यानी काफी हद तक स्थिर है, और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय के हिसाब से मतलब 2008 वाले क्राइसिस के बाद? बिल्कुल। याद कीजिए, दुनिया 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के भयानक असर से जूझ रही थी। कई बड़े बड़े देशों के बैंक डूब गए थे। उस माहौल में भारत के लिए स्टेबल का टैग मिलना बहुत मायने रखता था। लेकिन स्थिरता आई कहां से? जब पूरी दुनिया में इतनी उथल-पुथल मची थी, तो भारत कैसे बचा रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह थी आरबीआई की सख्त और थोड़ी कह सकते हैं कंजर्वेटिव नीतियां। हमारे बैंकों का दुनिया के उन रिस्कियर एसेट्स में ज्यादा एक्सपोजर था ही नहीं। अच्छा। जो अमेरिका और यूरोप में तबाही मचा रहे थे। आम आदमी के लिए इसका मतलब था कि 2008 जैसे बड़े तूफान के बाद भी भारत में लोगों का बैंकों पर भरोसा बना रहा, जो कई पश्चिमी देशों में बुरी तरह हिल गया था। सही बात है। लेकिन जैसा हर अच्छी रिपोर्ट में होता है, कुछ कमियां भी बताई होंगी? हाँ, बिल्कुल। कुछ गैप्स की पहचान की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है और कुछ रेगुलेटरी और सुपरविजरी सुधारों की जरूरत है। और ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, जिनकी कसौटी पर हमें परखा गया, इन्हें सेट कौन करता है? हमारे मटेरियल में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का जिक्र है। ये नाम सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं। हाँ, नाम तो है, लेकिन इनका काम समझना जरूरी है। बेसल कमेटी को आप बैंकों के लिए ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने वाली संस्था समझे। ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जैसे? हर देश में कारों के लिए एक मिनिमम सेफ्टी रेटिंग होती है ना, कि इसमें एयरबैग्स होने चाहिए, सीट बेल्ट मजबूत होनी चाहिए। हाँ। वैसे ही ये कमेटी तय करती है कि दुनिया के हर बैंक के पास कम से कम कितनी पूंजी होनी चाहिए, कितना रिस्क वो ले सकते हैं, ताकि वो किसी छोटे मोटे झटके से डूब ना जाए। आपने बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में सुना होगा, वो यही कमेटी बनाती है। अच्छा, तो ये बैंकों के लिए एक तरह से सेफ्टी का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड? वो इससे एक कदम आगे है। वो सिर्फ बैंकों को नहीं, बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर नजर रखता है। इंश्योरेंस कंपनियां, स्टॉक मार्केट, सब कुछ। अच्छा, ये तो काफी बड़ा काम है। हाँ, ये G20 देशों ने 2008 के क्राइसिस के बाद मिलकर बनाया था, ताकि भविष्य में ऐसी कोई और तबाही ना हो, और भारत इन सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत एक्टिवली हिस्सा लेता है, ताकि हमारे नियम भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। बिल्कुल। तो अगर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इतना स्थिर है, तो ये नए और इनोवेटिव तरीकों से पैसा जुटाने और निवेश करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी देता होगा। सही पकड़ा आपने। यहीं से हमारे अगले टॉपिक का रास्ता खुलता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स। ये क्या भला है? सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है थोड़ा टेक्निकल, पर कॉन्सेप्ट कमाल का है। इसे ऐसे समझिए कि आप दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक
या मुंबई के फीनिक्स पैलेडियम जैसे किसी बड़े से शॉपिंग मॉल में, या गुरुग्राम के साइबर हब में। हाँ बिल्कुल, वैसी किसी शानदार ऑफिस बिल्डिंग में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है आपके पास हजारों करोड़ रुपए तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है। रीट्स आपको इसी का मौका देता है। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है, लेकिन शेयर्स की जगह यहाँ आप सीधे प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। बहुत सारे निवेशक मिलकर पैसा लगाते हैं और उस पैसे से बड़ी बड़ी किराया देने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं। मतलब बिना पूरी बिल्डिंग खरीदे उसका एक छोटा सा हिस्सा मेरा हो सकता है। ये तो कमाल का आइडिया है। लेकिन इसमें कमाई कैसे होती है? क्या सिर्फ किराए से? कमाई के दो रास्ते हैं। पहला और सबसे मुख्य है किराया। इन प्रॉपर्टीज से जो रेगुलर रेंटल इनकम आती है ना, हाँ। उसका एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड की तरह यूनिट होल्डर्स में बांटा जाता है। तो आपको एक तरह से हर महीने या हर तिमाही में एक स्थिर कमाई होती है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है कैपिटल एप्रिसिएशन। जब उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो आपके निवेश की वैल्यू भी बढ़ती है, जिसे आप यूनिट्स बेच के रियलाइज कर सकते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अक्सर विवादों, देरी और बढ़ती लागत के लिए बदनाम है। सही बात है। तो क्या इन REITs में निवेश करना एक आम निवेशक के लिए वाकई सुरक्षित है, या इसमें कुछ छुपे हुए जोखिम भी हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और इसी जोखिम को कम करने के लिए सेबी ने बहुत सख्त नियम बनाए हैं। अच्छा, क्या नियम है? पहला नियम है कि REIT को अपनी कम से कम 80% संपत्ति सीधे रियल एस्टेट में ही लगानी होती है। बाकी 20% वो सरकारी बॉन्ड्स या दूसरे सुरक्षित साधनों में लगा सकते हैं। मतलब ज्यादातर पैसा असली प्रॉपर्टी में ही रहे। हाँ। दूसरा, ये अनिवार्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, IPO की तरह। तो आप इन्हें खरीद बेच सकते हैं, जिससे लिक्विडिटी बनी रहती है। और क्या कोई भी इसमें निवेश कर सकता है? मतलब मैं 500 रुपए की SIP की तरह इसमें भी निवेश शुरू कर सकता हूँ? यहीं पर एक बड़ा अंतर है। निवेश तो कोई भी कर सकता है, भारतीय नागरिक, विदेशी, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी। लेकिन सेबी ने एक एंट्री बैरियर रखा है। इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन साइज 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए? हाँ। तो ये छोटे रिटेल निवेशक के लिए नहीं है, ये HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी बड़े निवेशकों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ऐसा क्यों? ये तो गलत है। इसके पीछे सोच ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है और इसमें वही लोग पैसा लगाएं जो इसके जोखिमों को अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी फिल्टर है। और इन रीट्स का स्केल कितना बड़ा होना चाहिए? सेबी ने कुछ नियम बनाए होंगे ताकि कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी को लेकर रीट ना बना दे। हाँ, नियम काफी सख्त हैं। रीट को IPO के समय कम से कम 500 करोड़ रुपए की संपत्ति दिखानी होगी। 500 करोड़? और IPO का साइज कम से कम 250 करोड़ रुपए होना चाहिए। बाप रे! इससे भी जरूरी एक नियम है स्पॉन्सर्स के लिए, यानी जो लोग इस रीट को शुरू करते हैं, उन्हें लिस्टिंग के बाद कम से कम 3 साल तक अपनी 25% हिस्सेदारी बनाए रखनी पड़ती है। अच्छा, मतलब वो भाग नहीं सकते? नहीं, बाद में भी उन्हें अपनी 50% हिस्सेदारी हमेशा बनाए रखनी होती है। ये इसलिए ताकि स्पॉन्सर्स का भी स्किन इन द गेम रहे। उनका पैसा भी लगा रहेगा तो वो निवेशकों के हितों के खिलाफ काम नहीं करेंगे। वाह! तो REITs के जरिए हम देश की बेहतरीन कमर्शियल प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी तो सिर्फ एक हिस्सा है। देश की असली तरक्की तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होती है, हाईवे, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स। बिल्कुल। क्या आम निवेशक के लिए उस तरक्की का हिस्सा बनने का भी कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और उसी के लिए बनाए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट्स। इनविट्स? ये रीट्स के जुड़वां भाई जैसे हैं, बस यहाँ निवेश रियल एस्टेट की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होता है। सोचिए आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या देश के किसी बड़े पावर ग्रिड में हिस्सेदार बन सकते हैं। अरे वाह! इन प्रोजेक्ट से जो टोल कलेक्शन होता है या जो बिजली बेचने से पैसा आता है, वो आपकी कमाई का हिस्सा बनता है। इसमें भी नियम वैसे ही सख्त हैं जैसे रीट्स में है, या कुछ अलग है? नियम लगभग वैसे ही है, पर कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे इनविट्स के लिए शुरुआती ऑफर में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग अनिवार्य नहीं है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए भी हो सकता है। अच्छा। और यहाँ निवेश सीधे प्रोजेक्ट में नहीं, बल्कि एक खास मकसद के लिए बनाई गई कंपनी के जरिए होता है, जिसे स्पेशल पर्पस व्हीकल या SPV कहते हैं। SPV ये क्या होता है? ये एक तरह से प्रोजेक्ट के लिए एक सुरक्षित तिजोरी की तरह काम करती है, ताकि पेरेंट कंपनी के उतार चढ़ाव का असर इस प्रोजेक्ट पर न पड़े। और पैसे की क्या शर्तें हैं? क्या यहाँ भी 2 लाख रुपए का एंट्री बैरियर है या उससे भी ज्यादा?
यहाँ एंट्री बैरियर और भी ऊंचा है। और भी? हाँ, स्केल तो वही है, कम से कम 500 करोड़ की संपत्ति और 250 करोड़ का इनिशियल ऑफर, लेकिन यहाँ न्यूनतम निवेश की रकम बहुत ज्यादा है। लिस्टेड इनविट्स के लिए ये सीमा 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तक है। 10 लाख रुपए? तो ये साफ है कि ये रीट से भी ज्यादा बड़े और सोफिस्टिकेटेड निवेशकों के लिए है। ये आम रिटेल पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा सोर्सेज में एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है कि इनविट को अपनी 80% संपत्ति कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में लगानी होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी नियम है। तो इसका मतलब है कि पूरे हो चुके और कमाई करने वाले प्रोजेक्ट्स, ये नियम निवेशक के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इससे प्रोजेक्ट बनाने वालों पर दबाव नहीं बढ़ता कि वो सिर्फ सुरक्षित कमाई वाले प्रोजेक्ट्स ही चुनें और नए ज्यादा जोखिम वाले लेकिन देश के लिए जरूरी प्रोजेक्ट से बचें? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, ये नियम दरअसल एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा खतरा होता है कंस्ट्रक्शन रिस्क। कंस्ट्रक्शन रिस्क मतलब सोचिए, अगर आपका पैसा किसी आधे अधूरे हाईवे प्रोजेक्ट में लग जाए जो जमीन अधिग्रहण की वजह से 10 साल से अटका पड़ा है, तो सारा पैसा डूब सकता है? बिल्कुल, आपका सारा पैसा डूब सकता है। इसलिए नियम है कि ज्यादातर पैसा उन प्रोजेक्ट्स में लगे जो बन चुके हैं और जिनसे टोल या बिजली बिल के रूप में कमाई शुरू हो चुकी है। इससे निवेशकों को एक स्थिर और प्रिडिक्टेबल इनकम मिलती है। लेकिन नए प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? हाँ, आपने जो कहा वो भी सच है। इसलिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए 20% तक पैसा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लगाने की छूट है। ये नए प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता खुला रखता है। अच्छा, ये दोनों ही आइडियाज, रीट्स और इनविट्स, सुनने में तो जबरदस्त लगते हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को लंबे समय के लिए पैसा मिलेगा और निवेशकों को कमाई का नया जरिया। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो सोर्सेज में सामने आई वो ये कि 2020 तक ये ज्यादा सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? जब आइडिया इतना अच्छा है तो चला क्यों नहीं? इसे ऐसे समझिए, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्पोर्ट्स कार है, लेकिन सड़कें ही टूटी हुई हैं और पेट्रोल बहुत महंगा है। रीट्स और इनविट्स वो शानदार कार थे, लेकिन 2020 से पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था वो टूटी हुई सड़क थी। कोई उसे चलाना ही नहीं चाह रहा था। इसकी मुख्य वजह थी सबड्यूड मार्केट कंडीशंस, मतलब बाजार का ठंडा रहना। और जब पूरी अर्थव्यवस्था ही धीमी गति से चल रही हो तो निवेशक इतना बड़ा पैसा लगाने से डरते हैं। बिल्कुल। और क्या सिर्फ इकोनॉमी की सुस्ती ही वजह थी या कुछ और भी था? नहीं, एक और बड़ी वजह थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के कई मौजूदा प्रोजेक्ट्स खुद भारी कर्जे में डूबे हुए थे और घाटे में चल रहे थे। हाँ, IL&FS वाला मामला याद है? हाँ, IL&FS जैसे बड़े डिफॉल्ट ने निवेशकों का भरोसा हिला दिया था। लोगों के मन में डर बैठ गया था कि कहीं उनका पैसा भी किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट में ना फंस जाए। माहौल भरोसे का नहीं बल्कि डर का था। बिल्कुल। और डेवलपर्स की बैलेंस शीट भी इतनी कमजोर थी कि वो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। तो फिर सरकार और सेबी ने इसे बढ़ावा देने के लिए क्या किया? क्या वो बस देखते रहे? हमारे मटेरियल में फरवरी 2020 के एक फ्रेंडलियर टैक्स रिजीम का जिक्र है। हाँ, सरकार ने समझा कि सिर्फ प्रोडक्ट बना देने से काम नहीं चलेगा, उसे आकर्षक भी बनाना होगा। उन्होंने टैक्स में कुछ महत्वपूर्ण रियायतें दी। टैक्स में रियायतें कैसी? पहले ऐसा था कि कंपनी जो मुनाफा आपको डिविडेंड के तौर पर देती थी, उस पर कंपनी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती थी और आपके हाथ में आने पर आपको भी इनकम टैक्स देना पड़ता था। अरे, ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। हाँ, ये डबल टैक्सेशन था। सरकार ने कंपनी वाला टैक्स हटा दिया, मतलब अब आपकी जेब में सीधा सीधा ज्यादा पैसा आएगा। ये निवेशकों के लिए एक डिस्काउंट कूपन जैसा था। और टैक्स के अलावा? इसके अलावा सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों मतलब FPIs के लिए दरवाजे और खोले। आइडिया ये था कि अगर देश में पैसा कम है या निवेशक डर रहे हैं तो बाहर से पैसा लाया जाए। तो इन सब कोशिशों के बाद क्या भविष्य में हमें इन ट्रस्ट में तेजी देखने को मिलेगी? एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? क्या ये टैक्स की रियायतें और FPIs का पैसा काफी है? जैसा कि हमें मिले मटेरियल से पता चलता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब बूस्टर डोज की तरह है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए इंजन का ठीक होना जरूरी है, और वो इंजन है हमारी इकोनॉमी। मतलब? इकोनॉमिक स्लोडाउन यानी आर्थिक मंदी के खत्म होने के बाद ही आएगी। जब अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटेगी, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा,
तभी बड़े पैमाने पर पैसा इन इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आएगा। तो ये सीधे सीधे देश की आर्थिक सेहत से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कितने भी अच्छे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बना लें, आखिर में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि देश की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही इन इंस्ट्रूमेंट्स को कामयाब बना सकती है, और कामयाब इंस्ट्रूमेंट्स देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करते हैं। ये एक साइकिल है, और अभी हम उस साइकिल को फिर से तेजी से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम ESG इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ESG। इसका मतलब है एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस क्राइटेरिया। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नया शब्द नहीं है, आप समझिए, ये इन्वेस्टर्स के सोचने का तरीका बदल रहा है। अच्छा। हाँ, अब निवेशक सिर्फ मुनाफा नहीं देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि एक कंपनी दुनिया पर कैसा असर डाल रही है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये जो E, S और G है, इन तीनों का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल क्राइटेरिया से शुरू करते हैं, E से। देखिए, E यानी इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया में ये देखा जाता है कि कंपनी प्रकृति के प्रति कितनी जिम्मेदार है। जैसे कि वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल करती है, प्रदूषण कितना करती है, कचरे का निपटान कैसे करती है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कैसे करती है। ओके। इसमें जानवरों के प्रति कंपनी का व्यवहार भी शामिल है वैसे। अच्छा, एक उदाहरण से समझाएंगी? हाँ, सोचिए कोई फैक्ट्री है जो अपना सारा केमिकल वेस्ट सीधे नदी में बहा देती है, तो ESG के पैमाने पर उसका स्कोर बहुत ही खराब होगा। समझ गया। ठीक है, तो ये तो हुआ E। अब S पर आते हैं, सोशल क्राइटेरिया। ये तो लोगों से जुड़ा होगा, मेरा अंदाजा है। हाँ बिल्कुल। S यानी सोशल क्राइटेरिया में कंपनी के अपने कर्मचारियों, सप्लायर्स, ग्राहकों और जिस समाज में वो काम करती है, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स। एग्जैक्टली, उन सब के साथ उसके संबंधों को परखा जाता है। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है? बहुत कुछ। क्या कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी देती है? क्या वहाँ एक सेफ वर्किंग कंडीशन है? क्या ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा करती है? ये आज के टाइम में बहुत बड़ा सवाल है। और हाँ, क्या वो अपने सप्लायर्स को समय पर पेमेंट करती है? ये सब इसमें आता है। और तीसरा है G यानी गवर्नेंस। इसका क्या मतलब है? ये सरकार वाला गवर्नेंस तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नेंस का लेना देना कंपनी के लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव की सैलरी, ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स और शेयर होल्डर्स के अधिकारों से है। आसान भाषा में कंपनी अंदर से कैसे चलाई जा रही है? क्या सब कुछ पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, या कोई गोलमाल चल रहा है? अच्छा, तो ये ESG इन्वेस्टिंग का चलन इतना बढ़ क्यों रहा है? क्या निवेशक अचानक से बहुत जागरूक हो गए हैं? हाँ, जागरूकता एक हिस्सा है, लेकिन इसकी एक बहुत प्रैक्टिकल वजह है। वो क्या? वो है रिस्क। निवेशकों को अब ये समझ आ रहा है कि जो कंपनियां इन मामलों में लापरवाह होती हैं, उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब ये सीधा सीधा पैसे से जुड़ा है? बिल्कुल। आपके सोर्स में 2 बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एक तो 2010 का BP ऑयल स्पिल और दूसरा 2015 का फॉक्सवैगन एमिशन स्कैंडल। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। BP ने समुद्र में तेल फैला दिया था और फॉक्सवैगन ने पोल्यूशन टेस्ट में धोखा दिया था। हाँ, और इन घटनाओं के बाद क्या हुआ? दोनों कंपनियों के शेयर्स 10% से भी ज्यादा गिर गए। निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। ओह। तो इससे ये साबित होता है कि खराब ESG प्रैक्टिसेस से सीधे फाइनेंशियल नुकसान होता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियां भी इसे गंभीरता से ले रही हैं। अब तो उन्हें लेना ही पड़ रहा है। 2020 में JP मॉर्गन चेज, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों ने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में ESG का खास तौर पर जिक्र किया। और भारत में इसका क्या सीन है? क्या यहाँ भी ESG को लेकर कोई हलचल है? हाँ, भारत में भी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी इस पर काफी फोकस कर रहा है। 2020-21 के बाद से भारत में भी ESG फंड्स में निवेश बढ़ा है। अच्छा। बिल्कुल। 2021-22 में सेबी ने ESG गाइडलाइंस की घोषणा की, जो अप्रैल 2022 से लागू भी हो गई। तो इसका मतलब अब लिस्टेड कंपनियों को इन पैमानों पर भी खरा उतरना होगा। एग्जैक्टली। ठीक है। ESG के बाद एक और नया कॉन्सेप्ट है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज या SSE। ये क्या भला है? हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद है सोशल एंटरप्राइजेस। सोशल एंटरप्राइजेस मतलब वो संगठन जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करके
फंड जुटाने का एक नया रास्ता देना। वाह। और ये दोनों तरह के संगठनों के लिए है, नॉन प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट। एक मिनट, मतलब जैसे कोई एनजीओ है वो भी अब स्टॉक मार्केट से पैसा उठा सकता है? ये कैसे मुमकिन है? एक तरह से हाँ। देखिए, अमेरिका में तो ऐसा कोई एसएससी नहीं है, लेकिन वहाँ मिशन मार्केट्स जैसा एक प्लेटफॉर्म 2010 में शुरू हुआ था जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पर फोकस करता है। लेकिन भारत में यूनियन बजट 2019-20 में एक एसएससी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अच्छा, तो ये अब हकीकत बन चुका है? हाँ, सेबी ने जून 2020 में इस पर गाइडलाइंस जारी कर दी थी और इसके मुताबिक एसएससी को मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई या एनएसई के अंदर ही बनाया जा सकता है। तो ये सोशल एंटरप्राइजेस को कैसे मदद करेगा? ये उनकी मौजूदा फंडिंग जैसे कि सरकारी ग्रांट्स या डोनेशंस को रिप्लेस नहीं करेगा। ये फंडिंग का एक और चैनल देगा। और ये सोशल एंटरप्राइजेस होते कौन है? इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनपीओज, हमारे जाने पहचाने एनजीओज, ट्रस्ट वगैरह। बिल्कुल। और दूसरी कैटेगरी है फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस यानी एफपीईज। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप की तरह काम करते हैं, लेकिन इनका मेन मकसद सोशल इम्पैक्ट होता है। तो ये एनपीओज और एफपीज अभी तक फंड कैसे जुटाते हैं? अभी तक ये मुख्य रूप से डोनेशन पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय डोनर से हो, सरकारी फंड से हो या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के तहत हो। लेकिन इसमें तो बहुत अनिश्चितता रहती होगी। बहुत ज्यादा। ये फंडिंग अक्सर कम पड़ जाती है। एसएससी इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। और भारत में एनपीओज की संख्या काफी ज्यादा है शायद। आपको अंदाजा नहीं है, आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक भारत में 3.1 मिलियन एनपीओज थे। 31 लाख। हाँ, 31 लाख। तो इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी एसएसई की मुख्य भूमिकाएं क्या होंगी? इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, सोशल एंटरप्राइजेस के लिए नए फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स को लाना, जैसे एनपीओज के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स। अरे बाप रे, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, इसका मतलब न ब्याज मिलेगा न मूलधन वापस। एग्जैक्टली। ये डोनेशन का ही एक नया ट्रांसपेरेंट रूप है। अच्छा। इसके अलावा सोशल वेंचर फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और जो सेक्शन 8 कंपनियां हैं उनके लिए इक्विटी और डेट। और दूसरा लक्ष्य क्या है? दूसरा लक्ष्य है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो सोशल सेक्टर को मजबूत करे। वो कैसे होगा? इसके लिए 4 काम किए जाएंगे। एक, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआरओ बनाना। दूसरा, सोशल एंटरप्राइजेस की रिपोर्टिंग के लिए स्टैंडर्ड बनाना ताकि पारदर्शिता बनी रहे। फंड बनाना। और चौथा, एसएससी के बारे में जागरूकता फैलाना। चलिए अब भविष्य की बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से भारतीय मार्केट का भविष्य कैसा दिख रहा है? सर्वे कुछ बहुत दिलचस्प ट्रेंड्स की ओर इशारा करता है। जैसे कि पहला तो ये कि इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग, खासकर आईपीओज, बहुत तेजी से बढ़े हैं। अच्छा। 2023-24 में आईपीओ लिस्टिंग 6 गुना बढ़ गई 2012-13 के मुकाबले। आईपीओ की संख्या के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। कमाल है। और दूसरा ट्रेंड? दूसरा ट्रेंड शायद इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है युवा निवेशकों का तेजी से मार्केट में आना। हाँ, ये तो मैं खुद देख रहा हूँ। 30 साल से कम उम्र के निवेशकों का हिस्सा मार्च 2018 में 23% था, जो सितंबर 2024 तक बढ़कर 40% हो गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर लगती है, लेकिन क्या इसमें कोई चिंता की बात भी है? हाँ, एक बहुत बड़ी चिंता है जिसे फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं। फाइनेंशियलाइजेशन, ये क्या है? ये तब होता है जब फाइनेंशियल मार्केट का प्रभाव असल अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि एसेट की कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, जिसे हम बबल कहते हैं। इससे समाज में असमानता भी बढ़ती है और ये पब्लिक पॉलिसी को भी प्रभावित कर सकता है। विकसित देशों में इससे पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह का कर्ज बढ़ा है। तो इसका मतलब भारत को एक संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल, भारत को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हमें देखना होगा कि हमारे देश के लोगों की बचत की आदतें कैसी हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी का स्तर क्या है और हमारी जरूरतें क्या हैं। सही बात है। तो फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ और असल अर्थव्यवस्था की जरूरत के बीच एक सही संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो विकास को बढ़ावा दें, लेकिन साथ ही स्थिरता भी बनाए रखें।
ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह के चैप्टर 15 सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।